नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज बात करेंगे राहुल गांधी की उस सलाह की जो उन्होंने केंद्र सरकार को यानी प्रधानमंत्री मोदी को दी है। राहुल गांधी आप जानते ही हैं, खुद कोरोना से पीड़ित हैं, आइसोलेटेड हैं, लेकिन ट्विटर के जरिए वो हर दिन प्रधानमंत्री पर, केंद्र सरकार पर हमला करते हैं। आज उन्होंने ट्विटर के जरिए ही प्रधानमंत्री को सलाह दी, सरकार को सलाह दी कि अब लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन देश में लगा देना चाहिए। इसके अलावा और कोई चारा संक्रमण की चेन को रोकने का नजर नहीं आता है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया, कहा कि आप लॉकडाउन लगाइए क्योंकि आप ही ने देश का यह हाल कर दिया है कि अब हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमारे पास देश को कोरोना वायरस से बचाने के लिए अब एकमात्र रास्ता लॉकडाउन का ही बचा हुआ है। राहुल ने साथ ही यह भी कहा कि न्याय योजना, जिसका प्रस्ताव, जिसका आइडिया राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने दिया था, वो लागू करिए और गरीबों को इसकी मदद दीजिए। राहुल ट्विटर पर लिख रहे हैं, भारत सरकार समझ नहीं रही है कि अब एकमात्र रास्ता लॉकडाउन है। समाज के तबकों को न्याय योजना का लाभ दीजिए। भारत सरकार ने एक्शन नहीं लिया। इस वक्त निर्दोष लोगों को वही इनएक्शन मार रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार के पास रणनीति का पूर्ण अभाव है, इसलिए लॉकडाउन एकमात्र विकल्प बचा है। सरकार ने वायरस को इस स्तर पर पहुंचने में मदद की और अब इसको रोकने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह राहुल गांधी ट्विटर पर लिख रहे हैं और लॉकडाउन का, संपूर्ण लॉकडाउन का सुझाव सरकार को दे रहे हैं। चलिए, यह तो संपूर्ण लॉकडाउन का सुझाव हुआ, लेकिन एक एक करके राज्य अपने यहां लॉकडाउन लगाते जा रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है। 15 मई तक बिहार में बंदी रहेगी। खुद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लॉकडाउन के दौरान बिहार में जरूरी सेवाओं को छोड़कर तमाम गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। सार्वजनिक जगहों पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इसके अलावा शादी होगी तो 50 से ज्यादा लोग उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। बिहार में जो लॉकडाउन 15 मई तक लगाया गया है, उसमें स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे। विद्यालय और विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं नहीं होंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स और होटल बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी जारी रहेगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। जो बिहार में आखिरकार लॉकडाउन अनाउंस किया गया है, उस पर वहां के राजनीतिक दलों का क्या कहना है, जरा सुनिए। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए पहले नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। बहुत से जिलों में डीएम ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन भी किया था और अब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। काफी स्वागत योग्य कदम है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को इसके बारे में विशेष मार्ग निर्देशिका जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। निश्चित रूप से लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण की जो चेन है वह टूटेगी। बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाने का अंततः फैसला कर लिया। देर से ही सही, लेकिन सरकार का ये फैसला दुरुस्त है, इसलिए कि अब सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सरकार पूरी तरह से कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में नाकाम साबित हुई। सरकार का पूरा सिस्टम कोलैप्स किया हुआ है। चारों ओर बिहार में चीख पुकार, चित्कार, हाहाकार है। बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। न अस्पतालों में बेड है, न ऑक्सीजन है, न दवाई है। तो इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो देखा आपने, आरजेडी हमला कर रही है जेडीयू पर, नीतीश कुमार पर। इधर राजधानी दिल्ली में आप जानते हैं 10 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों को जो परेशानी हो रही है, इसे लेकर केजरीवाल सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि गरीबों को 2 महीने का राशन दिल्ली में मुफ्त दिया जाएगा। 2 महीने के लिए गरीबों को दिल्ली में राशन मुफ्त दिया जाएगा। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया कि ऑटो और टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। क्या बोले अरविंद केजरीवाल, जरा सुनिए। आज हम 2 निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी
केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। और दूसरा निर्णय ये है कि जितने दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ये बेचारे रोज़ ऑटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसी से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं। दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी ताकि उन लोगों को आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। तो अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया 2 महीने का मुफ्त राशन, ऑटो और टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए। इस बीच दिल्ली से बुरी खबर एक बार फिर से आई। यहां के आर्मी अस्पताल में भी अब ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अभी तक आप सुन रहे थे और हम आपको जो बता रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी, सरकारी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी, और अब आर्मी के अस्पताल में भी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो गई। यह खबर आई दिल्ली के आर्मी बेस हॉस्पिटल से, जहां खबर है कि कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा हुआ है और अब गुहार लगाई गई है इस अस्पताल की तरफ से कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। उधर राजस्थान में भी ऐसा ही हाल है, वहां भी ऑक्सीजन की कमी है। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच दवाइयों की किल्लत है। राजस्थान के लोग अब ऑक्सीजन की किल्लत से भी परेशान हैं। अब किल्लत कितनी है, उससे सरकार कितनी परेशान है राजस्थान में, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब केंद्र सरकार के आगे हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं। जरा सुनिए क्या बोले अशोक गहलोत। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी हो गई कि हम भीख मांग रहे हैं केंद्र सरकार से। मैं 3 मंत्रियों को भेजा दिल्ली में, सब मिल गया, सब आप सबको मालूम होगा। अमित शाह से मैंने आज सुबह बात करी, परसों बात करी। कैबिनेट सेक्रेटरी, सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर मिस्टर डोवाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मिश्रा, किसी छोड़ा ही नहीं मैंने। भीख मांग रहे हम ऑक्सीजन की, दवाइयों की। ये स्थिति हमारी है। टैंकर की, टैंकर नहीं हमारे भाई है, टेक्निकल अलग तरह के टैंकर होते हैं। आज अमित शाह जी ने कहा मैं 5 टैंकर आपको अलॉट कर रहा हूं। अब बताइए, गृह मंत्री देश का 5 टैंकर के लिए मुझे फोन कर रहा है, तो ये स्थिति थी। अब बताइए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मुझे एक मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। इधर दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार के वकील ने बताया दिल्ली को अभी भी 590 MT ऑक्सीजन जो उसका एलोकेटेड कोटा है वो नहीं मिल रहा है। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से ASG ने कहा कि ये बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इस पर हाईकोर्ट नाराज हो गया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को करारी फटकार लगाई और कहा यह बयानबाजी नहीं है। कोर्ट ने कहा क्या यह सच नहीं है कि अभी भी दिल्ली को उसका एलोकेटेड कोटा पूरा नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने तल्ख तेवर में सरकार के वकील से कहा आप अंधे हो सकते हैं, आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, हम नहीं बैठ सकते, हम असंवेदनशील नहीं है। आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं। इधर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि दिल्ली में शमशान घाटों की संख्या बढ़ाई जाए। जरा गौर से सुनिएगा, अभी तक सिर्फ आप मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये सब सुन रहे थे कि दिल्ली में शमशान घाटों की कमी हो गई है, अंतिम संस्कार के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही है। अब बाकायदा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई है कि सरकार से कहिए दिल्ली में और दिल्ली की MCD से कहिए कि शमशानों की संख्या बढ़ाई जाए। ये हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, शवों के अंतिम संस्कार में लोगों को दिक्कत हो रही है, इसीलिए अब शमशानों की संख्या बढ़ाई जाए। MCD को और दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी कर दिया है। एक और बड़ी खबर आज आई जब IPL को सस्पेंड कर दिया गया। रोज शाम को 7:30 बजे आप जो IPL के मैच देखते थे अब नहीं देख पाएंगे कोरोना संकट को देखते हुए, और बल्कि IPL में कोरोना घुसने के बाद IPL को सस्पेंड कर दिया गया है और बायो बबल को भंग किया जा रहा है। सारे खिलाड़ी अपने अपने घर लौट रहे हैं। इसका मतलब अब नहीं पता कि बाकी का IPL कब होगा। आधे मैच अभी खेले जाने बाकी थे। हमने आपको बताया था कैसे KKR के 2 खिलाड़ी पॉजिटिव हो गए थे, CSK में भी कुछ लोग पॉजिटिव हो गए थे। आज खबर आई कि SRH सनराइजर्स हैदराबाद में भी 2 खिलाड़ी पॉजिटिव हो गए, अमित मिश्रा और रिद्धिमान साहा। इससे पहले आपको पता ही है वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर KKR में पॉजिटिव हो गए थे। तो 4 खिलाड़ी पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद IPL की गवर्निंग काउंसिल ने यह फैसला किया कि अब IPL आगे करवाने का कोई मतलब नहीं है, किसी की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए।
अब आपको कुछ राहत की तस्वीर दिखाता हूं। राहत की तस्वीर यह है कि जो विदेशों से भारत को सहायता मिल रही है वो अब बहुत तेजी से हिंदुस्तान पहुंच रही है। आज अमेरिका, कुवैत, ब्रिटेन और इटली से कोरोना से लड़ने के लिए जो सामग्री भारत को मिली वो भी आपको जल्दी से आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। मेडिकल इक्विपमेंट्स की 5वीं खेप अमेरिका से दिल्ली आ गई है। कुवैत से जो विशेष विमान आया है उसके जरिए 282 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, 60 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं और भी बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट हैं जो दिल्ली पहुंचे हैं। इटली से ऑक्सीजन जेनरेटिंग प्लांट और 20 वेंटिलेटर राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। इसके अलावा ब्रिटेन से एक विशेष विमान के जरिए 450 ऑक्सीजन सिलेंडर चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। अब आपको बेबसी की भी तस्वीर दिखा दूं। यूपी की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बानगी, ये तस्वीरें खुद बयां कर देंगी। एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल से जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो वो अपने पति के शव को एक ई रिक्शा में ले जाने पर मजबूर हो गई। जरा तस्वीर देखिए और बेबसी समझिए इस महिला की, जिसे अपने पति के शव को अस्पताल से ले जाने के लिए एक ई रिक्शा का सहारा लेना पड़ा और उस शव को ई रिक्शा में बांधकर उसे ले जाना पड़ा। यह तस्वीर नहीं है, यह दूसरी तस्वीर है। मैं आपको जो तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं वो ये तस्वीर है। ये देखिए, मैं आपको तस्वीर ठीक से दिखा भी नहीं सकता। इस महिला को, बुजुर्ग महिला है, इसको अपने पति के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली तो ई रिक्शा का सहारा लेना पड़ा। यह है बेबसी की तस्वीर। अब दिखाता हूं आपको दूसरी तस्वीर। एक महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली तो उसके परिजन उसे जेसीबी मशीन में डाल के ले गए अस्पताल। यह तस्वीर भी देखिए जरा। ई रिक्शा में आपने देखा एक महिला को अपने पति का शव ले जाना पड़ा। अब एक और तस्वीर देखिए जहां जेसीबी मशीन में एक मरीज को अस्पताल ले जाना पड़ा। यह देखिए, इस तस्वीर पर क्या कहेंगे? अब बेबसी की एक और तीसरी तस्वीर देखिए। वाराणसी में पद्म विभूषण शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल की बेटी की कोरोना से मौत हो गई। याद करिए, ये वही पंडित छन्नूलाल हैं जिन्होंने वाराणसी के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के नाम का प्रस्ताव किया था, प्रस्तावक थे उनके। अब छन्नूलाल जी की बेटी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। जो दूसरी बेटी है, एक की तो मौत हो गई, इस बेटी ने जमकर वहां हंगामा काटा, लापरवाही का और धन उगाही का आरोप लगाया। जरा सुनिए क्या कह रही हैं पंडित छन्नूलाल की बेटी। 40,000 इंजेक्शन बता, वो मार्केट में 700 के मिल रहा है, 40,000 क्यों दिया? उस इंजेक्शन का नाम नहीं पता है। उन्होंने बस कहा था कि जीवन रक्षक वो इंजेक्शन है और वो हमने लगा दिया है। डॉक्टर ने कहा कि हम लगा देंगे, उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं लगा दिया है, हम पूछेंगे नहीं, हम पेशेंट को बचाएंगे, हमने लगा दिया। और अभी 35,000 का एक और इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। इतने सबके बाद मेरी दीदी कहाँ, क्यों मर गई, कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ 6 दिन, क्या खाया उसने, क्या पिया, कौन सी दवाई, टेस्ट, प्लीज हम हाथ जोड़े। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि इस समय वो यहाँ आके मीडिया से बात कर सके। मेरी दीदी के बारे में हमें बता दीजिए कि 6 दिन उनके साथ क्या हुआ, कैसे तड़प तड़प के मेरी दीदी ने यहाँ जान दी है। तो देखा आपने, जिस घर में कोरोना एक बार घुस गया, समझ लीजिए उस घर की मुश्किलें शुरू हो गई। आज राष्ट्र की बात में इसीलिए सवाल, क्या अब राहुल गांधी जो लॉकडाउन की सलाह केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, क्या सरकार उसको मानेगी? सीधा सवाल राष्ट्र की बात में, क्या लॉकडाउन पर राहुल गांधी की सलाह को मानेंगे प्रधानमंत्री मोदी? और दूसरा सवाल भी है, दूसरा सवाल बड़ा सीधा है, क्या अब लॉकडाउन ही देश के सामने आखिरी रास्ता बचा है? पहला सवाल, क्या लॉकडाउन पर राहुल की सलाह मानेंगे प्रधानमंत्री? और दूसरा, क्या अब लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता बचा है? जल्दी से परिचय करा दूं। आज राष्ट्र की बात में बहस के लिए मेरे साथ बीजेपी से राजीव जेटली हैं, कांग्रेस से अभय दुबे हैं, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी, ए.के. वाजपेयी हैं एलजेपी से, और डॉक्टर रवि मलिक हैं सीएमडी रेडिक्स हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत। अभय दुबे आपसे शुरू करूंगा। अभय दुबे, राहुल गांधी अब इस समय आज 4 मई को लॉकडाउन की सलाह क्यों दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को? वही राहुल गांधी जो पिछले साल के लॉकडाउन को तुगलकी बताते हैं। अभय दुबे। देखिए मानक जी, याद कीजिए राहुल गांधी जी का पहला वक्तव्य था उस समय भी
कि प्रधानमंत्री जी इस तरीके के लॉकडाउन से सिर्फ आप इकोनॉमी को कंटेन करेंगे, आप वायरस को कंटेन नहीं करेंगे, आप हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, उसको स्थापित कीजिए जो मापदंड हम तय करने वाले हैं। मैं आपके सामने 2-3 कुछ खुलासे करता हूं। 25 मार्च 2020 की मीटिंग के मिनट्स हैं मेरे पास, जो कैबिनेट सेक्रेटरी ने सारे स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होम के साथ ली थी। उन्होंने कहा था कि भविष्य में हमको ऑक्सीजन की किल्लत आने वाली है, इसलिए कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हो, एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए, एक टास्क फोर्स बनाई जाए, एक नंबर दिया जाए ताकि अनइंटरप्टेड सप्लाई हो। 4 अप्रैल को एक और सर्कुलर भारत की सरकार ने जारी किया कि तुरंत हमको इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स को मेडिकल सिलेंडर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम भविष्य में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद भारत की सरकार ने कोई बात नहीं की। फिर अगली मीटिंग की 15 अप्रैल 2021 को, जब 2,16,000 केसेस आ गए इंपावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, जबकि उसी पहली मीटिंग में यह बात हुई थी 1 साल पहले कि कैसे प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट हमको सब जगह लगाने हैं, किस तरीके से क्रायोजेनिक टैंकर्स हमको लेने हैं ताकि हम उसकी सप्लाई को अनइंटरप्टेड तय कर पाए। ये नहीं किया गया। अभी लव अग्रवाल जी को आपने सुना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं कि केसेस कुछ कम हुए। नहीं लव अग्रवाल साहब, 30 अप्रैल को आपने 19,45,000 टेस्ट कराए थे। उस टेस्ट पर जो केसेस हमारे सामने आए थे वो 4,02,000 थे। आज 3 मई को वो टेस्ट 16 लाख हो गए, 3-3.5 लाख कम कर दिया आपने, तो वो केसेस 3,55,000 आपको दिखाई दे रहे हैं। वैक्सीनेशन की परिस्थिति यह है कि जो 8 अप्रैल को 41,35,000 वैक्सीन एक दिन में लगे थे मानक जी, आज जब हम बात कर रहे हैं तो वो 17 लाख पर आ गए, और कल 2 मई को तो वो सिर्फ 3,82,000 लगे थे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो 15-17 करोड़ वैक्सीन आपने लगा दिए हैं, ये दूसरे डोज की व्यवस्था इनकी कैसे होगी, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को आपकी वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि हम सिर्फ 70 मिलियन पर मंथ बना सकते हैं, कोवैक्सीन सिर्फ 10 मिलियन बना सकती है। हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। रेमडेसिविर का प्रोडक्शन आपने घटा दिया, केसेस कम हुए, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। ऑक्सीजन 9,000 मेट्रिक टन प्रधानमंत्री जी आपने एक्सपोर्ट कर अबे दुबे ये सारी बातें, ये सारे आरोप आप हर रोज लगा रहे हैं और मैं भी अपने शो में उसको कवर करता हूं। लेकिन मैं आज राहुल गांधी की जो सलाह है लॉकडाउन पर, मैं वो चाह रहा हूं। क्या राहुल गांधी को अचानक ऐसा क्यों लगने लगा कि अब लॉकडाउन लगा देना चाहिए? वो पहले लॉकडाउन के खिलाफ थे, खुद ही कहते थे तुगलकी है, कहते थे लॉकडाउन से आप संक्रमण की रफ्तार कम जरूर कर सकते हैं लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब वो ये क्यों कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दो देश में? मानक जी, परिस्थितियां भयावह हो गई। राहुल गांधी जी साथ में यह भी कह रहे हैं कि न्याय योजना को भी लागू कीजिए। यह परिस्थिति भयावह क्यों हुई? आप याद कीजिए, 21 फरवरी को सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की 5 राज्यों के चुनाव की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। तब हमारा पॉजिटिविटी का रेट क्या था? 2.1%। आज कितना है? 21.4%। तब 16,000 केसेस मात्र थे। वो कैसे बढ़ गए? क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं दिया। पूरी सरकार 5 राज्यों के चुनाव में झोंक दी। हम बार बार कहते रहे इतने अधिक, और ये पता था सरकार को। सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च अमेरिका ने 1 साल पहले कह दिया था कि आपने काम नहीं किया तो ये हालात होंगे। देश भर के वैज्ञानिक कह रहे थे कि अमेरिका के 3 महीने बाद हिंदुस्तान में सेकंड वेव आएगी। सीरोलॉजिकल सर्वे इस बात को की पुष्टि कर रहे थे 2 फरवरी की, जो भारत की सरकार ने जिसकी रिपोर्ट रुकवा दी कि 30 करोड़ लोगों तक इंफेक्शन हो गया है। ये सारे प्रमाण थे, मगर सत्ता की भूख हावी थी सरकार पर। आज अबे दुबे एक सेकंड, वो हम शिरोदा नहीं वो ठीक है, गांधी जी की जो सलाह। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि लॉकडाउन पर क्या आपकी नीति अब बदल गई है? क्या लॉकडाउन पर आपकी नीति, राहुल गांधी की नीति और सोच अब बदल गई है क्या? पहले कहते थे तुगलकी है, उससे संक्रमण की रफ्तार कम हो सकती है, अब कहते हैं कि लगाइए लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन, जबकि केंद्र सरकार कहती है हमने राज्यों को अधिकार दे दिए, जिन राज्यों को लगे हमारे यहां ज्यादा संक्रमण है वहां वो लॉकडाउन लगा सकते हैं। 10-12 राज्यों ने लगा भी दिए। मानक जी, ये जो है, ये केंद्र सरकार ने इस महामारी की आग में झोंक दिया है। ये केंद्र सरकार ने अनियंत्रित कर दी इसको, इसलिए उसी को निर्णय लेना पड़ेगा। कैसे? 3 उदाहरण सिर्फ मैं देता हूं। ऑक्सीजन मैपिंग करनी थी केंद्र सरकार को, नहीं की। 15 अप्रैल को उन्होंने पहली मीटिंग की है। ये तो केंद्र ही तय कर सकता था कि जिस स्टेट में ऑक्सीजन ज्यादा है वहां दूसरी स्टेट में भेजवाएं। रेमडेसिविर का एक्सपोर्ट किसने किया? केंद्र की सरकार ने किया। वो नियंत्रित कर सकती थी। खुद केंद्रीय मंत्री ने आपके साथ चर्चा में कहा, स्वास्थ्य मंत्री ने, कि उसका प्रोडक्शन घट गया और एक्सपोर्ट कर दिया।
21 जनवरी से वैक्सीन 6 करोड़ 45 लाख 6 अप्रैल तक एक्सपोर्ट किसने किए? केंद्र की सरकार ने किए। अरे 15-45 वर्ष से नीचे की आयु के लोगों को वैक्सीनेशन स्टार्ट कर चुके होते तो अप टू सम एक्सटेंट हम प्रोटेक्ट कर रहे होते। राहुल गांधी जी ने बहुत सही सलाह दी है। ओके, मैं समझ गया। ओके, इसको ओके, मैं समझ गया। राजीव जेटली, आप ही ने देश को ऐसी आग में झोंक दिया है जहां लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा नहीं है। आप क्यों नहीं संपूर्ण लॉकडाउन लगाते और राज्यों के ऊपर डालकर आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कैसे हो सकते हैं? राजीव जेटली। देखिए मानक भाई, दो बातें हैं। एक तरफ चुनौतियां, उन चुनौतियों के साथ लड़ना, उसके लिए व्यवस्था बनाना, व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उसके लिए एक पूरी योजना तैयार करके उसको अमली जामा पहनाना। दूसरी तरफ अभय दुबे जी के नेता, वो घर पे बैठ के ट्वीट करते हैं, निर्धारित करते हैं क्या करना है, क्या कैसे करना है और क्या नहीं करना है। केवल ट्वीट से पूरे देश का सिस्टम चलाना चाहते हैं। आज तक का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए राहुल गांधी जी का, उनका क्या योगदान है ट्वीट के अलावा। हम हर रोज चर्चा करते हैं उनके ट्वीट के ऊपर। आज वो बोलते हैं लॉकडाउन। आपने खुद मेंशन किया इस बात को कि विभिन्न प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने अपने प्रदेशों में अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लॉकडाउन लगाया है। हरियाणा ने लगाया है और प्रदेशों ने लगाया है, दिल्ली लॉकडाउन में चल रहा है। तो जो प्रदेश अपने अपने प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेशों में जैसी परिस्थितियां देख रहे हैं वैसा लॉकडाउन लगा रहे हैं। एक नई बात अभी आपने थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत जी की दिखाई कि अशोक गहलोत जी ने कहा कि मुझे केंद्र से मैंने अपील करी है कि मुझे कंटेनर दिए जाए, टैंकर दिए जाए। ये अब धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं कि जो ऑक्सीजन हम बार बार कह रहे थे कि लगभग 10,000 एमटी ऑक्सीजन हमारे पास है और 6,000 एमटी ऑक्सीजन हमारी विदेशों से आ रही है और हमारी खपत 6600 एमटी ऑक्सीजन की ही है। उस वक्त पे वो ऑक्सीजन अगर राज्य सरकार अपने अस्पतालों तक नहीं पहुंचा पा रही है तो ये उनका फेलियर है। उस फेलियर को दबाने के लिए बार बार, और अगर ये बहुत देर तक दबा नहीं पाते, अगर ये सच उजागर ना होता कहकर कि हमारे पास कंटेनर नहीं है, ये सच कब उजागर हुआ? ये सच तब उजागर हुआ जब बत्रा अस्पताल ने इल्जाम लगाया कि मुझे सुबह से लेके शाम तक ये बताया जा रहा है कि मेरा कंटेनर बुराड़ी में खड़ा है, मेरा कंटेनर वहां पहुंचने वाला है, या कोई दूसरा गैस का जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिनको इन्होंने लाइसेंस दिया है वो फोन नहीं उठा रहा है। यहां पर इनकी व्यवस्थाएं जो है उनके खुलासे हुए। हम बार बार एक ही बात आग्रह कर रहे थे कि ये गंदी और ओछी राजनीति बंद कर दीजिए। राहुल गांधी अरे बत्रा हॉस्पिटल का नाम मत लीजिए राजीव जेटली, माफ करिएगा, बत्रा हॉस्पिटल का नाम मत लीजिए। अरे राजीव जेटली, मैं कह रहा हूं बत्रा हॉस्पिटल का नाम मत लीजिए, वरना बत्रा हॉस्पिटल के चीफ ने जो बयान दिया है कि मुझे नहीं पता देश कौन चला रहा है, उसकी भी चर्चा हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर चर्चा मत करिए। राजीव जेटली, आपसे एक ही बात कह रहा हूं, ये जो कह रहे हैं ना मानक जी, ये इनके जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो तो अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। आज की वो जो 30 अप्रैल का प्रोजेक्शन है वही 6,593 मेट्रिक टन बता रहे हैं और आप 6,000 मेट्रिक टन आज बता रहे हैं। दुबे जी, आज इन्होंने 1 घंटे का लेक्चर दिया, मैंने बिल्कुल बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया इनको। अरे लेक्चर नहीं, बिल्कुल मैं तो सही रखी है। ये भर के आए थे, अपनी सारी गैस निकाली, मैं चुपचाप सुनता रहा इनको। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं, ये पहले मुख्यमंत्री है जो राहुल गांधी के प्रेशर में, और आज लगभग 1 महीने के बाद बोले हैं। 1 महीने के बाद अभी तक यही मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, जिन मुख्यमंत्रियों ने कहा देश के प्रधानमंत्री जो कदम उठा रहे हैं हम उनसे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कौन सा प्रेशर? अरे नहीं भाई, उनको ये बोलने वैक्सीन की बात कही अशोक गहलोत जी ने कि हमको वैक्सीन प्रोवाइड नहीं करा रही केंद्र सरकार। क्या बात कर रहे हैं? तब आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्य आरोप लगा रहे हैं, दूसरे जमीन के नेता है, जबकि भाजपा शासित राज्य भी अब सारे कह रहे हैं जो व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हमारा केंद्र के साथ चल रहा है, उससे बेहतर रिजल्ट निकल के आएंगे। ठीक है, मैं मानता हूं चुनौतियां हैं, चुनौतियों का निवारण ट्वीट नहीं है, चुनौतियों का निवारण ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उपलब्ध करवाना है, वैक्सीनेशन करवाना। बताइए कांग्रेस। ओके राजीव जेटली, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। राजीव जेटली, जो सवाल मैंने अभय दुबे से किया, 1 मिनट रुक जाइए। जो सवाल मैंने अभय दुबे से किया वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। अभय दुबे से मैंने पूछा कि लॉकडाउन पर आपकी नीति क्या बदल गई है क्या? पहले लॉकडाउन को आप तुगलकी बताते थे, अब कह रहे हैं लॉकडाउन लगाइए। वही मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। 2020 में पिछले साल प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया था, किसी से सलाह नहीं की थी ना,
तब आपने उसको डिफेंड भी किया था। आज वो सारी की सारी जिम्मेदारी दोबारा अपने हाथ में लेने से क्यों बच रहे हैं आप? फिर से भी तो कर सकते हैं। अब तो पहली लहर से कई गुना ज्यादा बड़ी लहर है ये, ऐसे में राज्यों पर क्यों छोड़ रहे हैं? दोबारा ले लीजिए अपने हाथ में वो ताकत जो पहली लहर में ली थी और लगाइए संपूर्ण लॉकडाउन। किसने कहा लॉकडाउन मत लगाइए? किसने कहा लॉकडाउन मत लगाइए? किसने रोका? राजस्थान के मुख्यमंत्री को, पंजाब के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री को किसने रोका? यही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप अपने हिसाब से जैसा जैसा प्रदेश की जरूरत है वैसे वैसे लॉकडाउन लगाइए। ये राहुल गांधी को ट्वीट का क्या मैटर बनता है इसके अंदर? देखिए, जिस जिस प्रदेश को लगा, महसूस हो रहा है, इसका मतलब 2020 में जो आपने लॉकडाउन लगाया था, क्या वो गलत था? क्या तब भी आपको राज्यों से पूछना चाहिए था? क्या तब भी आपको राज्यों पर छोड़ देना चाहिए था? राजीव जेटली, क्या 2020 में भी राज्यों पर छोड़ना चाहिए था? तब भी तो आपने ही लगाया था, केंद्र ने। देखिए, उस वक्त पे राज्यों से जो फीडबैक, देखिए राज्य तो उस वक्त पे भी हमारे साथ थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। उस वक्त पे राज्य तो प्रधानमंत्री के साथ तालमेल बना के चल रहे थे, जिसमें सोनिया गांधी को ये कहना पड़ा था आकर के कि मोदी जी की विरोध करिए। उसी मीटिंग के अंदर जो वेब मीटिंग की जाती है, सोनिया गांधी जी ने अपने मुख्यमंत्रियों को हिदायत दी थी विरोध करने के बावजूद उसके उन्होंने विरोध नहीं किया था, क्योंकि वो हकीकत जानते थे कि जिस तरीके से लड़ाई को लड़ा जा सकता है बेहतर तरीके से लड़ी जा रही है। यहां पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये उस वक्त कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं ने हमारी खिलाफत करी थी, लॉकडाउन के ऊपर मजाक उड़ाया था। लगभग 3-3 महीने तक हम डिफेंड करते जा रहे थे लॉकडाउन को। आज भी इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हम कहते हैं जो प्रदेश लॉकडाउन लगाना चाहता है वो लगा सकता है। तो ये राहुल गांधी कहां से आए बीच में? ये कौन है राहुल गांधी? हम मुख्यमंत्रियों से बात करें कि राहुल गांधी से बात करें? जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं उनसे बात करें। नहीं, एक मिनट, आपने जवाब नहीं दिया। राजीव जेटली, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। नहीं, एक मिनट, या तो ना, एक सेकंड राजीव जेटली, वन सेकंड रुकिए ना, एक मिनट। अच्छा रुकिए तो सही, एक मिनट। जो मैंने अभय दुबे से पूछा बिल्कुल वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। या तो केंद्र सरकार का 2020 में लॉकडाउन लगाना गलत था, या फिर जो अब हो रहा है वो गलत है कि राज्यों पर छोड़ दिया गया। उस समय केंद्र का लॉकडाउन लगाना सही था और अब राज्यों का लॉकडाउन लगाना सही है, जबकि पहली लहर से कई गुना ज्यादा बड़ी लहर आ गई। इसका क्या तर्क हुआ? देखिए, पहली जो लहर आई थी वो दुनिया के अंदर पहला पैंडेमिक था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हिदायत दे रहा था हम उसे फॉलो कर रहे थे। देशव्यापी एक पैंडेमिक इसको कंसीडर किया गया था और उसके हिसाब से उसके ऊपर कार्य किया गया था, जिसका खामियाजा भी हमारे को कई बार भुगतना पड़ा। आपने देखा जो गरीब व्यक्ति था उसको खाने के लिए चाहे हमने कितनी भी योजनाएं शुरू करी, उनके घर तक राशन पहुंचाया, बावजूद वहां पर चैलेंजेस थे। लेकिन अब हमारी जो इकोनॉमिकल व्यवस्था है वो मजबूती के साथ चल रही है, बावजूद उसमें हमारी फैक्ट्रियों में कोई रोजगार नहीं जा रहा। आपने अभी भी देखा होगा कि हमने पिछले क्वार्टर के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन किया है। मतलब हम बेहतरी से। अच्छा अभय दुबे, एक सेकंड में आ रहा हूं। डॉक्टर रवि मलिक को जाना है और मुझे पता है डॉक्टर रवि मलिक फ्रंट लाइन पर हैं। एक सेकंड रुकिएगा राजीव जेटली, एक सेकंड। अभय दुबे, मुझे पता है आपको भी कुछ कहना है। घनश्याम तिवारी, एक सेकंड रुकिएगा। डॉक्टर रवि मलिक को जाना है। डॉक्टर रवि मलिक, लॉकडाउन ही इकलौता रास्ता बचा है क्या? मुझे पता है सारे डॉक्टर, सारे एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है, वहां अमेरिका में डॉक्टर फॉची कह रहे हैं जो कि चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं अमेरिकन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के। आपको भी ऐसा लगता है क्या अब लॉकडाउन लगा देना चाहिए, टोटल लॉकडाउन? बिल्कुल लगा देना चाहिए। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मौतें बढ़ रही हैं और जिस तरह से हमारे वीक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड है, तुरंत लॉकडाउन लगना चाहिए, ताकि खासकर उन जगहों के ऊपर जहां पर की केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। देशव्यापी लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर की लॉकडाउन लगा देना चाहिए, खासकर की 10 स्टेट जहां से कि 80% केसेस आ रहे हैं। क्योंकि मानक जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मौत का आंकड़ा रोकना बहुत आवश्यक है और इस इन्फेक्शन के साइकिल को ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन ही एक विकल्प है। ठीक है, ये विकल्प होना नहीं चाहिए था, इकोनॉमी में भी इफेक्ट डालेगा, लेकिन इस वक्त इमरजेंसी होते हुए एक तरफ तो हम बातें कर रहे हैं, आर्मी को उतारे, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है और इन्फेक्शन है, ये वायरस है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूं कि इन्फेक्शन की साइकिल को एक बार को ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। नहीं तो अगर ये साइकिल चलती रही तो 2 दिक्कतें आ सकती हैं। एक तो हमारे बच्चे जो 41% है 18 साल से छोटे जो अभी वैक्सीनेटेड नहीं है, वो वल्नरेबल है, वो अगर इसकी लपेट में आए तो दिक्कत होगी। दूसरी, हमारी अभी हर्ड इम्यूनिटी उतनी बढ़ी हुई नहीं है, हमारी दोनों डोजेज अगर देखें तो 2% भी पब्लिक को नहीं लगी है, तो हमारी हर्ड इम्यूनिटी भी अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है। इस स्थिति के चलते हुए मैं सोचता हूं कि मौत का आंकड़ा रोकना है
और साथ में हमारे को जो है इसका साइकिल को ब्रेक करना है। लॉकडाउन विकल्प है और लॉकडाउन लगाना चाहिए, चाहे ब्रीफ पीरियड के लिए लगाएं, लेकिन इसका जरूरी टाइम। ठीक है डॉक्टर मलिक, आज एक और बड़ी चिंता की खबर आई। डॉक्टर मलिक, हैदराबाद के एक जू में, चिड़ियाघर में 8 शेरों को कोरोना वायरस हो गया। अभी तक तो 1.5 साल होने जा रहा ना इस महामारी को फैले हुए, अभी तक इस तरह का कोई सबूत नहीं था कि जानवरों में यह फैलता है। आज तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचा होगा जब इन 8 शेरों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। यानी ये वायरस जो है अब ह्यूमंस के बाद, इंसानों के बाद जानवरों में अपने पैर फैला रहा है और अब इसकी हम संक्रमण चेन तोड़ नहीं पा रहे हैं। कितनी चिंता की बात है ये हमारे लिए डॉक्टर मलिक? ये काफी ज्यादा चिंता की बात है। इसका मतलब है कि वायरस जो है वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हुए म्यूटेट होता जा रहा है और वो ऐसे लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहा है जो कि क्लासिकल वायरस जो है वो कर नहीं पा रहा था। इसका मतलब ये है कि ये म्यूटेंट वेराइटीज आई हैं जो कि एनिमल्स के ऊपर भी जा रही हैं। कुछ हद तक हमारी यंगर पॉपुलेशन को भी ये ज्यादा इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वायरस म्यूटेशन करता जा रहा है, इसकी साइकिल ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। म्यूटेशन भी अगर मानक जी आपको साधारण शब्दों में बताऊं तो अगर वायरस का रुकाव नहीं हम करते हैं और वो पनपता जाता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो म्यूटेशन करेगा। एक्चुअली डिवाइड करते करते कुछ गलतियां करता जाता है तो वो म्यूटेट होता जाता है और वो इस तरह से, ये एक चिंता की खबर है। और एक सबसे बड़ी चीज है, अभी तो हम ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर के लिए परेशान हो रहे थे, इन्फेक्शन के लिए परेशान हो रहे थे। हो सकता है अब हमारे को एनिमल टू ह्यूमन की भी इन्फेक्शन के लिए परेशानी आए। तो ये सब चीजों को लेते हुए मुझे लगता है हमारे देश की आबादी इतनी ज्यादा है, बल्कि मैं कहूंगा कि स्थिति भयंकर रूप भी ले सकती है और इस इन्फेक्शन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना बहुत आवश्यक है। ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिक। मैं आपको रोकूंगा नहीं क्योंकि आपको जान बचानी है। जाहिर है हम भी एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, आपका इनपुट मेरे दर्शकों के बहुत काम आएगा, लेकिन मैं आपको जाने देता हूं अब। डॉक्टर मलिक, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आने के लिए, क्योंकि लोगों की जान बचाना बहुत जरूरी है, वो सबसे जरूरी है। बहुत शुक्रिया। घनश्याम तिवारी, आपके पास आ रहा हूं। लॉकडाउन पर विपक्ष की नीति क्या है घनश्याम तिवारी? आप 2020 में कहते थे किसी से पूछा नहीं, राज्यों को अधिकार दे दीजिए। जब राज्यों को अधिकार दे दिया गया है, अब राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी लॉकडाउन लगाएं, पूरे देश में लॉकडाउन लगाएं। आपका क्या स्टैंड है इस पर घनश्याम तिवारी? माना यदि घर में आग लगी हो और आप किसी से पूछिए कि इस पे आपकी क्या नीति है, तो एक ही नीति है, आग बुझाइए, लोगों को बचाइए, जान बचाइए। और इस समय सवाल यह है कि सरकार आग बुझाने में सफल हो रही है कि नहीं हो रही है, लोगों को बचाने में सफल हो रही है कि नहीं हो रही है, जान बचाने में सफल हो रही है कि हो रही है। सरकार को देश के सामने, प्रधानमंत्री को देश के सामने प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जताना पड़ेगा कि वाकई इस लड़ाई में वो कैप्टन है और हर दिन लड़ाई के गोल्स तय किए जाएंगे कि हमें जो जितने एक्टिव केसेस हैं प्रतिदिन उसे कम किया जाएगा, लोगों की जो जितनी मृत्यु हो रही है वो कम होगी, जो वैक्सीन लग रहे हैं वो अधिक होंगे, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स इसमें जुटे हुए हैं यदि वो हताहत हो रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं दाह संस्कार की, उस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। सरकार एक पैरेलल व्यवस्था बनाएगी ताकि कोई भी किसी की भी मृत्यु हो तो उसको सम्मानित ढंग से उसकी अंतिम विदाई दी जा सके। और उसके अलावा जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, हार्ट रिलेटेड डिजीज के या कैंसर रिलेटेड डिजीज के पेशेंट्स हैं, इनके लिए पैरेलल व्यवस्था, ये सारी चीजें एक तय प्लान के तहत, तय कैप्टन और वाइस कैप्टन के तहत की जानी चाहिए। आज सवाल जो उठ रहा है वो है कि सरकार कहाँ है, प्रधानमंत्री कहाँ है, हेल्थ मिनिस्टर कहाँ है, कौन है जो कह रहा है मैं अपनी जॉब, अपनी कुर्सी दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं अगर ये मानक तय नहीं हुए, अगर हम इन चीजों को अचीव नहीं कर पाए। कोई नहीं कह रहा है। देश को पता होना चाहिए प्रधानमंत्री की टीम में कौन लोग हैं, उन लोगों के पास अलग अलग कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसमें कितने सफल हो रहे हैं, क्योंकि उनकी असफलता हर दिन नए लोगों की जान लेती है। आप कहते हैं पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया जाए, नहीं लगा दिया जाए, हम 5 लोगों के पास इतने आंकड़े नहीं है हम बता सकें, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ये लड़ाई केवल केंद्र या राज्य के स्तर की लड़ाई नहीं है, ये जिले जिले की लड़ाई हो गई है। यानी कि जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है वहां पे आपको अलग व्यवस्था करनी है। ऐसे जिले जहां पे पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है वहां का स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, अलग व्यवस्था करनी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे देश में ऐसे अनेक जिले हैं, हाँ दिल्ली से खबर आती है, गुड़गांव से खबर आती है, लेकिन अनेक जिले हैं जहां पर जिला के अस्पताल में सिवाय विटामिन सी और जिंक के और कुछ उपलब्ध नहीं है। कौन है जो मैपिंग कर रहा है कि किसी भी जिले में डॉक्टर अगर उपलब्ध है तो दवाइयां भी, आप रेमडेसिविर नहीं दे पाते, कम से कम ऑक्सीमीटर अवेलेबल होना चाहिए। तो इसीलिए घनश्याम तिवारी बिल्कुल सही, इसीलिए तो राजीव जेटली की पार्टी और सरकार केंद्र में यह कहती है
कि अगर माइक्रो मैनेजमेंट करना है तो फिर उसके लिए तो राज्य सरकार ज्यादा कैपेबल है, केंद्र सरकार कैसे करेगी? राज्य सरकारों को, इसीलिए आप जो कैप्टन की बात कह रहे हैं ना, राज्यों के कैप्टन को सारी ताकत और जिम्मेदारी दे दी है केंद्र सरकार ने, राज्यों के कैप्टन को। ये तो जिम्मेदारी फेंकने वाली बात है। ये केवल राज्य का मसला नहीं, ये देश का मसला है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और किसी पार्टी में ऐसे प्रोफेशनल्स, क्योंकि प्रोफेशनल्स पॉलिटिक्स में नहीं है, ऐसे प्रोफेशनल्स नहीं है कि अकेले एक पार्टी के नेता इसको मिलकर सुलझा दें या ब्यूरोक्रेट्स मिल जाए। हमें एक राष्ट्रीय टीम चाहिए। हमारे पास डीप प्रोफेशनल स्ट्रेंथ है। अगर सरकार चाहे तो हर जिले में एक प्रोफेशनल टीम लगा सकती है, सप्लाई मैनेजमेंट की, हर तरह की रिलीफ की, मेंटल हेल्थ की। सरकार चाह नहीं रही है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमें नहीं दिखाई दे रहा प्रधानमंत्री का नेतृत्व कहां है, हमें नहीं दिखाई दे रहा गृह मंत्री का नेतृत्व कहां है, हमें सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों में, और इसके चलते जाने जा रही हैं। हम ऐसा मंजर रोज रोज नहीं देख सकते। वाजपेयी, कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री इस चीज में दुखी हो रहे हैं, कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री दुखी हो रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आपस में अपना दुखी समाज के सामने बांटते रहेंगे तो जो लाखों जान अटकी हुई हैं उनका क्या होगा? ये नेतृत्व से उदासीनता है। ये लड़ाई। ओके, वाजपेयी जी बोलिए। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री को, और वही बात घनश्याम तिवारी दोहरा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अब कैप्टन की भूमिका में आना पड़ेगा। वाजपेयी जी, घनश्याम तिवारी, अभय दुबे और उनकी पार्टियां ये कह रही हैं, राहुल गांधी के ट्वीट पर आज हम बहस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री को कैप्टन बनकर और देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए। बोलिए वाजपेयी जी, क्या गलत है इसमें? घनश्याम तिवारी जी ने इसके साथ ये बात मान ली है कि अगर जिले जिले में इंतजाम करना है तो प्रधानमंत्री तो जिले में नहीं कर पाएंगे, ये तो वहां के डीएम को करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। वहां की क्या स्थिति है, डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, उसमें क्या सामान है क्या नहीं है, ये केंद्र कैसे कर लेगा? माने कि ये पानी पी के जो आप केंद्र को कोस रहे हैं ना विपक्षी पार्टियां, ये देखिए हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये कोरी राजनीति कर रही है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई कोऑर्डिनेट करिए ना, क्यों नहीं करते? गैस का टैंकर आपका पहुंच नहीं पा रहा है या आप वहां से फैक्ट्री से पहुंचा नहीं पा रहे हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, और होम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री पे आप पकीना तोड़ना चाहेंगे तो कैसे होगा भाई? ये तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है। देखिए हो क्या रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है। ये एडमिटेड फैक्ट है, किसी भी एंगल से आप उसको देखेंगे कि राज्य सरकारों के चीफ मिनिस्टर को डीएम लेवल तक, पंचायत लेवल तक जाके कोऑर्डिनेट। वाजपेयी जी, ओके, 1 सेकंड। वाजपेयी जी, एक सेकंड। वाजपेयी जी, एक सेकंड। वाजपेयी जी, 1 सेकंड, 1 मिनट। लॉकडाउन पर वाजपेयी जी आपका स्टैंड क्या है? पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि आपकी पार्टी जाहिर है बिहार में ज्यादा एक्टिव है। बिहार में भी अब लॉकडाउन लग गया है, कई राज्यों ने अपने स्तर पर 10-12 राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया है। देखिए लॉकडाउन पर एलजेपी का स्टैंड, वाजपेयी जी आपका स्टैंड क्या है? लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? राज्य सरकार लगाए या केंद्र सरकार लगाए? क्योंकि लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा नहीं दिखता। मानक लॉकडाउन का जो पहले लॉकडाउन लगाया था 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके बाद कोरोना की स्पीड तो रुकी, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान क्या हुए? प्रवासी मजदूर कैसे भागे थे, कैसे वो कोरोना कैरियर बन गए थे, और सारी ट्रेनें, ट्रांसपोर्ट सब बंद हो गया था, खाने की स्थिति भयावह बन गई थी। देखिए अगर पुराने आप एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से जाएंगे तो लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति आती है वो इससे ज्यादा भयानक हो जाती है। लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना है ये मुख्यमंत्री अपने तौर पे फैसला करेंगे, और जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने क्या किया, जब उनको सजेस्ट किया गया तो उन्होंने लगाया नहीं, अब देर कर दी उसको लगाने में। देखिए लॉकडाउन, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, कंटेनमेंट, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो स्थिति निकल जा चुकी है, वो आपके हाथ में नहीं है। अब स्थिति ऑक्सीजन की है, अब स्थिति वेंटिलेटर की है। ओके, मैं समझ गया। 1 मिनट, वाजपेयी जी आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं समझ गया। अभय दुबे, वाजपेयी जी कह रहे हैं राज्य सरकारों से स्थिति संभल नहीं रही है, इसीलिए राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं, खासतौर से विपक्ष की सरकारें, क्योंकि बीजेपी की सरकारें तो कोई शिकायत नहीं कर रही हैं, सिर्फ विपक्ष की सरकारें राज्यों में वही शिकायत कर रही हैं। अभय दुबे, माणक जी मुझे बताइए कि ये अनियंत्रित स्थिति जो हुई है, या आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्य ही शिकायत कर रहे हैं, उनकी शिकायतें क्या है? उनकी शिकायतें ये है कि जिस ऑक्सीजन मैपिंग की बात आप 1 साल पहले कर रहे थे, उसको बाद में आपने कंटिन्यू नहीं किया, और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री तक आरोप लगाते हुए देखे गए कि उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश ने आरोप लगाया कि 20-20 घंटे हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर रोक कर रखे, आने नहीं दिए इन्होंने।
तो ये ऑक्सीजन मैपिंग कोई राज्य सरकार के बस की बात नहीं थी मानक जी, ये केंद्र को ही करना था। जो ग्रुप एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 15 अप्रैल को मीटिंग ली, या तो कह दें माफी मांग ले कि जो हमने ये 25 मार्च को मीटिंग कैबिनेट सेक्रेटरी ने ली थी वो हम माफी मांगते हैं गलत ली थी। ये माफी मांग ले कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था, हम कह रहे थे कि स्पुतनिक और फाइजर को आपने 5 फरवरी और 24 फरवरी को इनकार कर दिया, जबकि उसी मापदंड पे आपने कोविशील्ड को अप्रूव किया। तो माफी मांग लीजिए देश से कि हमने गलती की थी, क्योंकि वैक्सीन तो केंद्र सरकार को ही मुहैया करानी थी। आप लोगों ने लोगों को दूसरी बात, तीसरी बात, ये देश से माफी मांगे कि रेमडेसिविर का प्रोडक्शन कम हो रहा था आपकी आंखों के सामने, आप देख रहे थे, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं किए जाने चाहिए थे, देश को उसकी आवश्यकता थी। देश से क्षमा मांग लीजिए, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से। ओके, अच्छा, वन सेकंड, ओके, वन सेकंड। ये आरोप प्रत्यारोप बहुत दिनों से चल रहे हैं, ऐसा ही मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे मुद्दों पर बहस हुई है। एक मिनट, एक सेकंड रुक जाइए। अबे दुबे, एक मिनट, राजीव जेटली, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। 1 सेकंड, राजीव जेटली, इसके बाद, अरे राजीव जेटली, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। 1 मिनट, अबे दुबे, मैं ये पूछ रहा हूं, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड मान लिया जाए? आप ये कह रहे हैं कि सारे राज्यों से ताकत अपने हाथ में लेकर प्रधानमंत्री को अब कैप्टन बन जाना चाहिए और पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए। आपकी जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो अपनी ताकत केंद्र को ऐसे सौंपने को तैयार हैं, ऐसे हाथों में अपने देने को तैयार हैं। देखिए मानक जी, एकमात्र नेतृत्व ने देश को इस अवस्था में पहुंचा दिया, इतना कमजोर कर दिया, और वो भी सिर्फ 5 राज्यों की सत्ता की भूख। ये प्रमाण है, डेटा बोल रहे हैं कि 21 फरवरी तक जो सब नियंत्रण में स्थिति थी, पूरी सरकार आपने झोंक दी 5 राज्यों के चुनाव में और देश को बर्बादी के इस कगार पर पहुंचा दिया। चाहते प्रधानमंत्री तो नियंत्रण करके रखते, सारे मुख्यमंत्री साथ थे। मुझे बताइए, 20 मार्च 2020 को पहली मीटिंग की प्रधानमंत्री जी ने, सिर्फ 11 मीटिंगें की इस पूरे 1 साल में, और 33 रैलियां कर दी 5 राज्यों में। अरे साहब, कंसिस्टेंटली आप करके रखते तो जो अमेरिकन रिपोर्ट 1 साल पहले कह रही थी वो नहीं होता। आपको कंसिस्टेंट नेतृत्व की क्षमता दिखानी थी और सब बात मान रहे थे प्रधानमंत्री की आपकी। ओके, कोई राज्य का मैं समझ गया। ओके, बोलिए राजीव जेटली। राजीव जेटली, आप ही ने देश का यह हाल कर दिया है कि अब आप ही संभालिए, ये कह रहे हैं अभय दुबे और राहुल गांधी कि आपकी वजह से यह हाल हुआ है, अब आप संभालिए। देखिए, राहुल गांधी क्या करते हैं क्या नहीं करते मैं उस बात में नहीं जानना चाहता। राहुल गांधी केवल ट्वीट करते हैं, वैक्सीनेशन के ऊपर उंगली उठाते हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं ने वैक्सीन के ऊपर उंगली उठाई। वैक्सीनेशन आज शायद 3 गुना ज्यादा हो चुकी होती अगर ये ना बोलते कि इससे नपुंसक हो जाते हैं, ये ना बोली होती कि भारतीय जनता पार्टी मोदी की वैक्सीन है। ये राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया। एनीवे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, उनके पास कोई काम नहीं है। उन्होंने आपको टीवी पे बिठा दिया कि जो बेवकूफियां करता हूं उसका जवाब वहां जाकर के देखिएगा। आप लोगों को दोनों को टीवी पे केवल उन बेवकूफों की बेवकूफी की वजह से बैठकर अपनी चर्चा करनी पड़ती है, आपको कोई ऑथेंटिक बात नहीं मिलती है। आज मुद्दा यहां पर केवल इतना ही है, मुद्दा केवल इतना है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई के अंदर हर प्रदेश किसे बेवकूफ कह रहे हैं? एक सेकंड, बेवकूफ आप किसे कह रहे हैं? 1 मिनट, इस तरह के बयान जा रहे हैं तो वो राजीव जेटली, आपने बेवकूफ किसे कहा? राजीव जेटली, आप किसको बेवकूफ कह रहे थे? जिन दोनों नेताओं ने वैक्सीन, राजीव जेटली, आप बेवकूफ किसे कह रहे थे? चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे वो राहुल गांधी हो, दोनों ने बेवकूफी करी थी। उस बेवकूफी के लिए, उस बेवकूफी की लड़ाई लड़ने के लिए दो समझदार लोग टीवी पर बैठ करके टीवी पर बैठकर अपना वक्त खराब कर रहे थे। बताओ, अरे आप लोगों ने इतनी बेशर्मी भरी बात करते हो, मुझे बताओ स्पुतनिक को क्यों मना किया? अगर बेहतर तरीके से आगे चलने दिया होता तो हम 16 करोड़ नहीं, हम लगभग 50 करोड़ भी क्रॉस कर चुके होते वैक्सीनेशन। नकार दिया प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन के लिए, राज्यों के हवाले। अरे आप लोगों ने अगर इसको तैयार नहीं है, बताओ गुमराह न किया होता तो शायद आज हम 3 गुना ज्यादा वैक्सीनेशन कर चुके होते थे। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, 1 सेकंड। वैक्सीनेशन पर बहुत बहस हो चुकी है, आगे भी होगी। 1 मिनट रुक जाइए। 1 सेकंड, 1 मिनट, मुझे रोकना पड़ेगा। मेरा दर्शक आज के मुद्दे पर सार्थक बहस सुनना चाहता है, उसका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। राजीव जेटली, इसका मतलब जो घनश्याम तिवारी कह रहे हैं, आप उस ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं रूलिंग पार्टी की तरफ से, यानी कैप्टन की भूमिका में आने के लिए प्रधानमंत्री और आपकी सरकार तैयार नहीं है? घनश्याम तिवारी पूछ रहे हैं आपसे, कैप्टन नहीं बनेंगे आप? देश के प्रधानमंत्री कैप्टन है
कैप्टन थे, कैप्टन रहेंगे और वही लीड कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हमारी ऑक्सीजन की मात्रा जो 6600 एमटी की जरूरत होती है वो 1500 एमटी पर पहुंच चुकी है। उन्हीं के नेतृत्व में ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलवाया गया था। उन्हीं के नेतृत्व में 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। अभी तक जितने भी कार्य किए गए हैं उन पर केवल उंगली उठाने वाले लोग जो है उनकी राजनीतिक पार्टियों के नेता के प्रवक्ता यहां बैठे। एक भी नेता का एक भी बयान मुझे बता दीजिए आज से 2 महीने एक सेकंड रुकिएगा, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। एक सेकंड राजीव, एक सेकंड रुकिएगा। पूरी दुनिया ने इस बात को ओके, 1 सेकंड, एक सेकंड। देखिए मैं तो बड़ा सिंपल एनालिसिस कर रहा हूं इसका। मैं घनश्याम तिवारी इसका बड़ा सिंपल एनालिसिस कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है इसका, बहुत सिंपल। जो क्रेडिट ले, जो भी कोई भी राज्य हो या केंद्र हो, कोरोना वायरस से इस लड़ाई में किसी भी चीज का जो क्रेडिट ले उसी को जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अगर किसी राज्य के मॉडल को बहुत सक्सेसफुल मॉडल बताया जाता है, जैसे केरला के मॉडल को शुरू में बताया गया था कि देखिए केरला ने क्या मॉडल बनाया है, वहां पर कोरोना वायरस के कितने कम केस हैं, तो अब जब केस बढ़ रहे हैं उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शुरू में राजस्थान की सरकार को इसी तरह क्रेडिट दिया गया था, देखिए राजस्थान ने कैसे रोक लिया, राजस्थान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसी तरह राजीव जेटली जो कह रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्यों घनश्याम तिवारी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? जो क्रेडिट लेगा जिम्मेदारी उसी को लेनी चाहिए। देखिए जिससे मैंने शुरू की थी उसी बात पे आता हूं। जब घर जल रहा हो तो कमरों को बचाने की बात नहीं करनी चाहिए, घर को बचाने की बात करनी चाहिए। अगर आप नेशनल अलायंस बनाते हैं जिसमें आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई हो, और किसी भी मीडिया के मंच पर मुख्यमंत्री और मंत्री लोग आकर ये नहीं कह रहे कि हम हाथ जोड़ते हैं, हमारी विनती पूरी नहीं हो रही, अस्पताल ट्वीट करके नहीं कह रहे, तो वो सफलता है। अगर हर व्यक्ति चाहे वो केरल में हो या राजस्थान में हो या दिल्ली में हो, उसे ट्विटर पे लिखने की जगह उसे हेल्पलाइन से, डायल 100 जैसी हेल्पलाइन से व्यवस्था मिल रही जा रही है, वो सफलता है। वो केंद्र की मदद से हो, राज्य की मदद से हो। मैं उससे बड़ी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो ज्यादातर जगहों पे सरकार में है, केंद्र में सरकार में है, उनके पास ये प्रोफेशनल कैपेबिलिटी नहीं है कि इस क्राइसिस को मैनेज कर सकें। प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता में करना चाहें, उसके अलावा करना चाहें, कैसे भी करें, प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उन प्रोफेशनल टीम को दिखाना चाहिए कि कौन जिम्मेदारी ले रहा है, और अगर वो जिम्मेदारी पूरी ना कर सके तो उन प्रोफेशनल टीम के कैप्टन को इस्तीफा देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी से, अपनी इमेज से लगाव है, लगाव रखें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस देश में प्रतिदिन जानें बचनी चाहिए। हम एक हारता हुआ देश नहीं बन सकते, हम एक जीतने वाले देश हैं, और हमारे पास इतनी ताकत है। हमारे स्वास्थ्य कर्मी दिन रात लगे हुए हैं। मैं आज स्वयं मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। हाँ ओके, घनश्याम तिवारी फिर बहस करेंगे क्योंकि ये मुद्दा अभी तो जाने वाला है नहीं। लेकिन मैं जमीन पर से, क्योंकि हम तो खबरों के सारे एक्शन के बीच में बैठे हैं, पूरे देश से हमारे रिपोर्टर्स, हमारे लोग सब हमको जो बता रहे हैं, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं आप सब के लिए, क्योंकि आप बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एलजेपी से 4 प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं। जो भी कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहा है ना सर, चाहे वो खुद मरीज हो या उसके घर में कोई कोरोना वायरस का पेशेंट आ जाए, तो इस पूरी बीमारी से संघर्ष करने के बाद या इस संघर्ष के दौरान वो एक ही चीज कहता है, वो ये कहता है ये पूरी लड़ाई हमने खुद लड़ी है। ना कहीं सरकार है, ना कहीं कोई प्रशासन है, कोई मदद करने वाला नहीं, सब अपने हाल पर है। ये मैं आपको जमीन का फीडबैक बता रहा हूं। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। राजीव जेटली, अभय दुबे, घनश्याम तिवारी, ए.के. वाजपेयी और डॉक्टर मलिक, आपका भी शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।